हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जीएसटी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट अंडर जीएसटी। अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज the various provisions regarding due date due date for issue of invoice। तो कोई भी पर्टिकुलर इनवॉइस इशू करने के लिए जीएसटी लॉ में क्या ड्यू डेट है, चाहे वो गुड्स रहने दो या फिर सर्विसेज होने दो। तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर हियर टू स्टडी इज द ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, वेदर इट इज फॉर गुड्स और इट इज फॉर सर्विसेज। पहला एक पॉइंट हमें समझना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड और वी आर सपोज टू नो। Simultaneously, what we are supposed to know is in B, a concept or something what we call as receipt voucher or simply voucher. This concept also we need to understand. Thereafter, we again need to understand the concept of debit note and credit note. We need to understand format or content of documents, यानी अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस का फॉर्मेट क्या रहेगा या कंटेंट क्या रहेगा, रिसिप्ट वाउचर है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड साइमल्टेनियसली देयर आर सम मिसलेनियस थिंग्स और मिसलेनियस प्रोविजंस जिनके बारे में भी हमें अंडरस्टैंड करना है या समझना है। अब आउट ऑफ दिस टॉपिक्स ये जो हमने अलग अलग टॉपिक्स के नाम पढ़े हैं या देखे हैं, उसमें से ये जो ए नंबर का टॉपिक है ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, ये हमने ऑलरेडी जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था तब टाइम ऑफ सप्लाई में ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो व्हाट डज इट मीन? ये जो इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें का जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट है, यानी कि यू कैन से 80 to 85% कंटेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। 80 to 85% कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी जब हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़े थे तब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्लस वी विल बी ऑल्सो स्टडिंग वन मोर टर्म विच इज रिगार्डिंग दिस इनवॉइसिंग ओनली, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई, जिसके बारे में मैंने आपको जब एग्जेम्पशंस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बिल ऑफ सप्लाई नाम का एक कंसेप्ट होता है। कंपोजिशन लेवी ये चैप्टर जब पढ़ा था उसमें भी इसका एक वर्ड आया था। तो अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सो इधर यू आर गोइंग टू इशू एन इनवॉइस, एक तो आप इनवॉइस इशू करोगे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। हाउएवर इफ देयर इज अ सिचुएशन जहां पर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग इनवॉइस एज वेल एज बिल ऑफ सप्लाई इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में इनवॉइस का भी कंटेंट और बिल ऑफ सप्लाई का भी कंटेंट देकर इशू कर सकते हो। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, बट मेजॉरिटी वे दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर गोइंग टू इशू द रिसिप्ट वाउचर, ये एक पॉइंट हमें समझने का है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का पॉइंट हमें समझने का है। और ये जो फॉर्मेट और कंटेंट ऑफ इनवॉइस और ऑल दीज थिंग्स है, इसको हमें आंसर करना है कॉमन सेंस को यूज करके। कॉमन सेंस को यूज करके मतलब क्या?
अब जैसे एग्जाम में अगर सवाल आ गया कि व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, किसी एक बिल का या टैक्स इनवॉइस का कंटेंट क्या होता है, तो क्या आप इसका जवाब नहीं लिख सकते हो कि सप्लायर का नाम होना चाहिए, सप्लायर का एड्रेस होना चाहिए, सप्लायर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, रिसिपिएंट का नाम होना चाहिए, रिसिपिएंट का एड्रेस होना चाहिए, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर इफ रिक्वायर्ड और इफ एनी वो होना चाहिए, फिर कौन से गुड्स है, कौन से सर्विसेज है, उसका क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है, कितना टैक्स का रेट है, अमाउंट क्या है, टैक्स कितना है, टोटल, सिग्नेचर, ये आप लिख नहीं सकते? क्या ये आपको पता नहीं है? बट स्टिल वी नीड टू स्टडी इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल, कि भाई ये कुछ होता है करके। सो व्हाट डू आई मीन? मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी जस्ट नीड टू ब्रश अप वॉट एवर वी हैव स्टडीड अर्लियर, और थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस करना है कि ओके ये सारी चीजें मुझे तो वैसे भी पता थी, मैंने एक बार रीड भी कर लिया, अब जाकर मुझे एग्जाम में सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है इस पर्टिकुलर कंटेंट को या इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये इनवॉइसिंग का चैप्टर, और उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि टाइम ऑफ सप्लाई में जो ड्यू डेट्स पड़ी थी हमने गुड्स की, सर्विसेज की इनवॉइस इशू करने की, वो पता है। अगर वो पता है तो यहाँ पर सिर्फ हमें उसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते आगे, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो एजेंडा में दो ही मेजर एजेंडा है, एक है टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 और एक है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अब आते हैं टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सप्लाई ऑफ गुड्स यानी जब मैं गुड्स का सप्लाई कर रहा हूं तो उसके लिए इनवॉइस इशू करने की मेरे पास टाइम लिमिट क्या है या रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो वैसे तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे, ड्यू डेट और टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31। और हमने कहा था कि ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको याद रखना चाहिए या याद रखने की जरूरत है। इसमें हमने अलग अलग पैरामीटर्स पढ़े थे। तो जैसे पहला हमने पढ़ा था ए, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। यानी जहां पे लोकेशन 1 से लोकेशन 2 की तरफ गुड्स का हमारा मूवमेंट होता है, या लोकेशन ए से लोकेशन बी की तरफ हमारा गुड्स का मूवमेंट होता है। सो जहां पर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वी आर सपोज टू इशू इनवॉइस ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। बराबर है? तो जब मैं मेरे गोडाउन से या मेरे फैक्ट्री से या मेरे वेयर हाउस से या मेरे ऑफिस से जब गुड्स का रिमूव करूंगा, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आई एम सपोज टू इशू इनवॉइस। दूसरा, एनी अदर केस, मतलब व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स। लेटेस्ट से आप शॉप में गए और शॉप में जाके आपने कुछ परचेस कर लिया, सो इट विल बी कवर्ड इन एनी अदर केस। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, जो एनी अदर केस कहते हैं हम, वी आर सपोज टू इशू इनवॉइस ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल। बराबर है? तो जब आप गुड्स का डिलीवरी करोगे उस समय, या जब आप शॉप से ट्रांजैक्शन कर लिया उस समय, जब गुड्स अवेलेबल कर दोगे, एट दैट टाइम वी आर सपोज टू इशू इनवॉइस। एक और टर्म हमने पढ़ा था विच वाज कंटिन्यूअस सप्लाई। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूअस सप्लाई होता है तो हम इसमें दो इवेंट्स कंपेयर करते हैं। एक देखते हैं हम डेट ऑफ
रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, कि भाई हमें पेमेंट कब रिसीव हुआ एज अ सप्लायर, और दूसरा हम चेक करते हैं इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब इशू कर रहे हैं, उस समय आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और एक लास्ट और हमने पढ़ा था जो आपको पता होना चाहिए, विच वॉज सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो जहां पे आप अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर अगर आप सेल करते हो, यू आर सपोज टू इशू इनवॉइस अर्लियर ऑफ नंबर 1 टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर नंबर 2 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, यानी जब से रिमूव किया उसके बाद में 6 मंथ के अंदर में यू आर सपोज टू इशू द इनवॉइस आउट ऑफ दिस 2 इवेंट्स विच एवर इज अर्लियर। बराबर है, यानी जहां पर हम सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे या कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ऑन सेल ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस, तो अगर सामने वाले पार्टी ने विद इन 6 मंथ्स अप्रूवल दे दिया तो वेरी गुड, उस समय वी आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। लेकिन अगर 6 महीने तक के अप्रूवल नहीं दिया तो जहां पर 6 महीने खत्म हो गए, एट दैट टाइम वी आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। एंड एज फार एज दिस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज कंसर्न, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में हम क्या चेक करते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट out of these two events whichever is earlier, we are supposed to issue the invoice। ठीक है, so we have already studied this particular thing, इसको तो हमने पहले भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। जब टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर जब पढ़ा, उस चैप्टर में ड्यू डेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इनवॉइस इशू करने की, वो भी हमने चेक कर लिया। So here we are supposed to just go through the provisions को go through करके हमें इस चैप्टर को या फिर इस पर्टिकुलर प्रोविजन को कंप्लीट करना है। So let us say what is the time limit for issue of invoice। So हमने क्या कहा, as per section 31, तो हमने ये भी कहा था कि section 31 आपको याद रखना है। Invoice needs to be issued either before or at the time of removal of goods where supply involves movement of the goods। तो जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट है, लोकेशन 1 से लोकेशन 2 की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स वी आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। और डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रिसिपिएंट इन एनी अदर केस, किसी और केस में डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट वी आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स का कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था, गैस जो आती है आपके घर पर, it is a continuous supply of goods, the invoice is to be issued before or at the time of issuance of periodical statements or receipt of payment। तो issuance of periodical statements और receipt of payments हमें invoice issue कर देना चाहिए। और जहां पर ये periodical statements ये एक वर्ड आया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, सो एग्जाम में पीरियोडिकल स्टेटमेंट ये वर्ड भी आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये वर्ड भी आ सकता है। वी मस्ट बी अवेयर विद द बोथ द वर्ड्स, राइट। इन केस गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और फॉर सेल ऑन रिटर्न बेसिस, इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, यानी जहां पर आप सेल ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस अगर करते हो, तो आपको इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर सपोज टू इशू इनवॉइस एज अंडर, अगर विद इन 6 मंथ्स सामने वाले पार्टी ने अप्रूवल दे दिया, मान लेते 2 महीने बाद ही अप्रूवल दे दिया, तो जब अप्रूवल दे दिया भाई उसी समय का मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, उसी समय का मेरा इनवॉइस है। लेकिन अगर 6 महीने तक के अप्रूवल अगर नहीं मिलता है, तो जहां पर 6 महीने खत्म हो गए, एट दैट डेट और एट दैट इवेंट आई एम सपोज टू इशू द इनवॉइस एंड अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट द जीएसटी लायबिलिटी एज वेल। ओके, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रोविजन सेज। ये तो था गुड्स के लिए।
अभी हमने पढ़ना है टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि भाई सर्विसेज के लिए मुझे इनवॉइस कब इशू करना है। ठीक है, तो सर्विसेज में भी हमने ऑलरेडी से पढ़ लिया था, फिर भी एक बार हम थीसिस को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ा इनवॉइस ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31, अभी हम नीचे पढ़ रहे हैं इनवॉइस ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 31। ठीक है, तो सेक्शन 31 में ही हम सर्विसेज के इनवॉइस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका जो इनवॉइस इशू करना है, तो इसमें एक है, ए में हम कहते हैं देयर इज वन जनरल टाइम लिमिट। ठीक है, सो हमारी जनरल टाइम लिमिट क्या है फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ सर्विसेज, एक बार देख लेते ताकि आपको याद आ जाए। सो जनरल टाइम लिमिट इज either before the provision of service or within 30 days from the provision of service. So general time limit is what? Within 30 days of provision of service, यानी जब आपने सर्विस प्रोवाइड किया उसके बाद में विद इन 30 डेज यू आर सपोज टू इशू द इनवॉइस, राइट। यानी अपना डेट ऑफ सर्विस जो होता है डॉस जो होता है, डॉस के बाद में विद इन 30 डेज यू आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। लेकिन इफ यू आर अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी, in the case of insurance company, banking companies, financial institutions including NBFCs, or if you are a insurance company या insurance provider, in that case the time limit for issue of invoice is 45 days from date of supply of service. तो जनरल टाइम लिमिट इज 30 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस, लेकिन बट इफ यू आर अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी द टाइम लिमिट इज 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें एक छोटा सा क्लॉज और आएगा, उसे हम बाद में रीड करेंगे, बट फिलहाल हम जनरल टाइम लिमिट के आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया ए। बी, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, अगर आप सर्विसेज का कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ये टीचिंग सर्विस कंटिन्यूअस चल रही है या बहुत सारी और सर्विसेज जो कंटिन्यूअस चलती है, इस केस में आप मल्टीपल इवेंट्स यूज करते हो। सो पहला तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर अग्रीमेंट, यानी जो अग्रीमेंट में अगर कोई पेमेंट का ड्यू डेट लिखा है, मान लेते हैं अग्रीमेंट में कहा कि एवरी मंथ आपको पेमेंट करना है। सो फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट सेज एवरी मंथ यू हैव टू पे ₹5000। सो हर महीने 5000 रुपए का ड्यू डेट है आपका, तो हर महीने 5000 रुपए का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। या फिर अचीविंग और रीचिंग माइलस्टोन एज पर अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट में कोई माइलस्टोन दिया है कि बोला एग्रीमेंट में कि 20% काम हो जाए तो एक्स अमाउंट पे करना है, 30% काम हो जाए तो वाई अमाउंट पे करना है, तो वो जो माइलस्टोन को आप अचीव कर रहे हो एज पर द अग्रीमेंट, तो जैसे जैसे आप माइलस्टोन को अचीव करते जाओगे उस माइलस्टोन के अगेंस्ट में जितने रुपए का अमाउंट लिखा है उतने रुपए का हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और एक और थर्ड इवेंट हम चेक करते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, कि भाई हमें एज अ सप्लायर और एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस हमें पेमेंट कब मिला। और यहाँ पर अगेन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब एक ही होता है, दैट पेमेंट एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट, out of these two events
whichever is earlier, whichever is earlier। भैया भाई आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट कब दिखाया, ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हिट हुआ, whichever is earlier। अब टॉपिक निकला है तो लेट मी टेल यू, ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो हम पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग हर जगह पर हमने यही पढ़ा है, बट देयर इज अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि जीएसटी का रेट अगर चेंज होता है तो उसमें डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में हम 4 वर्किंग डेज का भी कुछ एक क्लॉज पढ़ते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया जनरल टाइम लिमिट, हो गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हो गया। तीसरा हमारे पास में है issue of invoice in the case of cessation of supply of service before its completion। यानी कोई सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो, आपकी सर्विस का प्रोवाइड करना कंप्लीट हो जावे उसके पहले ही आपको सप्लाई रोकना पड़ रहा है फॉर वन और अनदर रीजन, so it is known as cessation of supply of service, right? So in that case you are supposed to issue invoice on or before such cessation। यानी जिस समय आप अपने सप्लाई को रोक दोगे या खत्म कर दोगे, बोलोगे कि बस अब मुझे सप्लाई नहीं करना है, या फॉर सम रीजन सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया या रोक दिया, so on or before such cessation you are supposed to issue the invoice to the extent of amount of services provided by you। ठीक है, so we have already studied this as well। so general time limit is either before the provision of services or within 30 days, 45 days in the case of insurance companies or banking companies or financial institutions। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज हो, बैंकिंग कंपनीज हो, तो आपको टाइम लिमिट कितना है, 45 डेज। सो 45 days in the case of insurance companies, banking companies और financial institutions including NBFCs। so आप जब से सर्विस प्रोवाइड करोगे उसके बाद में एक तो आपको विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू करना है या फिर विद इन 45 डेज इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, देन टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस में इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आप सर्विसेज का कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हो, इन दिस केस यू आर सपोज टू कंपेयर वेरियस इवेंट्स ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर अग्रीमेंट में कोई पेमेंट का ड्यू डेट लिखा है तो वो ड्यू डेट या उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, यानी पेमेंट जब मिला आपको उस समय, और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन, या जो माइलस्टोन इवेंट अगर लिखा है तो माइलस्टोन आप जब अचीव करोगे एट दैट टाइम या उसके पहले यू आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। देन इन द केस ऑफ सीजेशन ऑफ सप्लाई, मतलब अगर बीच में ही हम हमारा सर्विस का सप्लाई रोक दे रहे हैं, सो इन द केस ऑफ सीजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देन you have to issue invoice before completion of supply। the invoice is to be issued on or before such cessation। ठीक है ना, तो जब आपको बोला गया कि सर्विस रोक दो तो उस समय आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए या इनवॉइस इशू करना जरूरी है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। अब आते हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन की तरफ कि बैंकिंग कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज या एनबीएफसीज के लिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन भी प्रोवाइड की गई है। तो क्या है ये सिचुएशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो हमने क्या कहा, देखिए व्हाट वी हैव सेड, इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, अगर आप एज अ सप्लायर बैंकिंग कंपनी हो तो आपको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगी। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या कोई और, तो आपको भी प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगी। एनबीएफसी और टेलीकॉम कंपनीज, अगर आप एनबीएफसी या टेलीकॉम कंपनी हो तो आपको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगी। टेलीकॉम कंपनी मतलब ये जो आपको मोबाइल या टेलीफोन आप जो यूज करते हो उसकी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको, उन लोगों को कहते हैं टेलीकॉम कंपनी, आइडिया, वोडाफोन, जियो एक्सेट्रा। और एनी अदर नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट कोई किसी और को नोटिफाई करेगी तो उनको।
तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो स्पेशल पैराग्राफ दिया है ये अप्लीकेबल किसको है, इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूडिंग एनबीएफसीज और टेलीकॉम कंपनीज को। ठीक है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, यानी ये जो टेलीकॉम कंपनी या बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, दे आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अब डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ। ठीक है, तो इन लोगों के लिए क्या एक ऑप्शन दिया गया, देखिए, द इनवॉइस में बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ recording such supply in the books of account, before or at the time of recording such supply in the books of account, or before the expiry of the quarter during which the supply was made। ठीक है, ये एक छोटी सी प्रोविजन है। तो ये जो मैंने इस पैराग्राफ को जो भी हाईलाइट किया है इसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। मतलब ये जो पैराग्राफ है यू आर सपोज टू रीड इट एटलीस्ट वंस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोविजन क्या है। अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल किसको है, एक तो इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनीज को एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज भी आ गए, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एप्लीकेबल है। तो तीन नाम याद रखने अपने को, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड टेलीकॉम। 45 डेज का टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इज ओनली टू द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग को, वहां पे टेलीकॉम का नाम नहीं है, राइट। ये जो ऊपर हमने जो 45 डेज वाला जो पढ़ा क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में हम लोगों ने टेलीकॉम वाले का नाम नहीं पढ़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेलीकॉम वाले का नाम है नहीं, ना पहले पढ़ा ना अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अब होता कैसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बैंकिंग कंपनीज है या इंश्योरेंस कंपनीज है या टेलीकॉम कंपनीज है, इनका इंटरनली सप्लाई ऑफ सर्विस बहुत सारा होता है। इंटरनली सप्लाई ऑफ सर्विस बहुत सारा होता है, मतलब जैसे मान लेते हैं मुंबई की ब्रांच ने अहमदाबाद ब्रांच को कोई सर्विस दे दिया। लेट अस से देयर इज वन बैंक, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के मुंबई के ब्रांच ने अहमदाबाद की ब्रांच को कोई सर्विस प्रोवाइड किया। अब ये जो मुंबई की ब्रांच है और अहमदाबाद की ब्रांच है ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो गए, बिकॉज देयर इज वन परमानेंट अकाउंट नंबर एंड मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मीनिंग हमने सप्लाईज चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपका पूरे इंडिया में परमानेंट अकाउंट नंबर तो एक ही रहेगा, you will have only one PAN, but in the GST law in every state in which you are having a business you are supposed to take separate GST registration। मतलब मान लेते हैं ए लिमिटेड का महाराष्ट्र में भी बिजनेस है और गुजरात में भी बिजनेस है, तो ए लिमिटेड को महाराष्ट्र में अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और गुजरात में अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी आपकी महाराष्ट्र की ब्रांच इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन एंड आपकी गुजरात की ब्रांच इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन। एक बार सिर्फ री एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया मैंने। अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि इफ यू आर इंश्योरेंस कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी और अ टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना, या फिर अदर नोटिफाइड पर्सन, और ये लोग आपस में कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो जैसे हमारी मुंबई की ब्रांच अहमदाबाद के ब्रांच को कुछ सर्विस दे रही है। नाउ दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन्स। सो इन लोगों को एक ऑप्शन है, इनका ऑप्शन क्या है कि जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, आप उस समय इनवॉइस कर दो, इशू कर दो, या फिर आप चाहो तो क्वार्टरली भी इनवॉइस इशू कर सकते हो। मतलब उन लोगों को ये जो 30 डेज 45 डेज का जो क्राइटेरिया है ये ज्यादा अप्लीकेबल नहीं है, और ये अप्लीकेबल ना होने का एक रीजन भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके एवरी डे देर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस दोज हैपन इन बिटवीन देम, जो आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंट्री इतनी बड़ी है, कोर बैंकिंग सर्विसेज है, या मैं मान लेते महाराष्ट्र में बैठ के गुजरात में कुछ फोन कर रहा हूँ, या महाराष्ट्र में बैठ के राजस्थान में कुछ फोन कर रहा हूँ, या केरला में कुछ फोन कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र का जो टेलीकॉम ऑपरेटर का जो सर्कल है और केरला का जो टेलीकॉम ऑपरेटर का जो सर्कल है, इन दोनों के बीच में भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है, और इन दोनों के बीच में भी अमाउंट का कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, जो आपको पता नहीं चलती है, मुझे भी पता नहीं चलती है, अनलेस वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड। तो फ्यूचर में आप जब वर्क करोगे तब आपको पता चलेगा।
अब इमेजिन करो फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ दिस इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेलीकॉम कंपनीज, जहाँ पे डेली बेसिस पर थाउजेंड्स ऑफ लाइक दिस ट्रांजैक्शंस होते हैं और इवन लैक्स ऑफ लाइक दिस ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन का विद इन 30 डेज अगर इनवॉइस इशू करते हम बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो इन लोगों को क्या ऑप्शन दिया कि भाई जिस दिन आप इसकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करोगे आप उस दिन इनवॉइस इशू कर सकते हो, या फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एवरी क्वार्टर आप इसका इनवॉइस इशू कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अप्रैल मई जून इस 3 महीने का एक कंबाइन इनवॉइस इशू कर दो, जुलाई अगस्त सितंबर का एक इनवॉइस कंबाइन इशू कर दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कंबाइन इशू कर दो, जन फेब मार्च का कंबाइन इशू कर दो और स्टोरी को क्लोज करो। जितना मैंने इन पर्टिकुलर फील्ड्स में काम किया है, ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री भी क्वार्टरली ही करते हैं फॉर द ट्रांजैक्शन इन बिटवीन देमसेल्फ। यानी मुंबई और गुजरात के ब्रांच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, या मुंबई और जयपुर के ब्रांच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, या मुंबई और तमिलनाडु में के किसी ब्रांच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये सारे ब्रांचेस या ये सारे सर्कल्स की जो एंट्री है वो इनके इंटरनल लेवल पर जनरली क्वार्टरली ही होती है, इन सम प्लेसेस मंथली होती है। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री और नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को ये एक ऑप्शन दिया गया है, बट ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन बिटवीन देमसेल्फ। वो डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में ही जब सप्लाई होगा तभी ये ऑप्शन अप्लीकेबल है, या एट दैट टाइम ओनली यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। अगर ये लोग किसी थर्ड पर्सन को अगर कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो वहां पर ये पर्टिकुलर ऑप्शन इज नॉट अप्लीकेबल, इट इज नॉट यूज्ड। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम, या इसे भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जब मैंने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाया था वहां पर भी ये पर्टिकुलर पैराग्राफ था, पर मैंने कहा था कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या कहती है। तो पहली बात तो ये अप्लीकेबल किसे है, टू whom इट इज अप्लीकेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक दिस। तो सर इंश्योरेंस कंपनीज, तो एक पहला नाम आ जाएगा अपने पास में, दैट इट इज अप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है, इन लोगों को ही एप्लीकेबल है। और इन लोगों का भी आपस में ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, व्हाट वी सेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज between distinct persons। ठीक है, अगर ये लोग आपस में ही डिस्टिंक्ट पर्सन के ऊपर अगर कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो उन केसेस में एप्लीकेबल है। और उन केसेस में जब ये होता है ट्रांजैक्शन, तो हमने क्या कहा, वी सेड इनवॉइस may be issued on or before making or recording entries in books of accounts or quarterly। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा that in the case of what we have studied in the case of insurance companies, banking companies or financial institutions including NBFCs or telecom companies or any other notified supplier, जो करेंगे गवर्नमेंट तो करेंगे, making taxable supplies between distinct persons, invoice may be issued before or at the time of recording such supply in the books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made, through that means invoice may be issued on or before making entries in your books of account, or it may be issued on quarterly basis
कि भाई अप्रैल मई जून क्वार्टर का एक इनवॉइस इशू कर दिया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर का एक इनवॉइस इशू कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो एक छोटा सा पॉइंट है दिमाग में रखिए, ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट को हिट करके क्वेश्चन पूछने के चांसेस वैसे तो कम होते हैं, बट अगर पूछ लिया तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब अगला जो टर्म है या अगला जो पॉइंट है इज कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है या सिंपल सा लॉजिक है। सो आपको क्या पूछने वाले हैं हम, व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क यू, व्हाट आर द कंटेंट्स सो हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, कि भाई एक टैक्स इनवॉइस के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए। अब ये जो कंटेंट की हम जो बात कर रहे हैं, ये एक्ट में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है स्पेसिफिकली कि आपके इनवॉइस में ये कंटेंट होना चाहिए, फला होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द टैक्स इनवॉइस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कभी कभी वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको एक इनवॉइस का फॉर्मेट एग्जाम में दे देवे कि दिस इज द इनवॉइस, और आपको पूछे कि फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसीज इन दिस पर्टिकुलर इनवॉइस। तो आपको डिस्क्रिपेंसीज को ढूंढकर उसको आइडेंटिफाई कर अलग से जॉट डाउन या नोट डाउन करने की भी जरूरत पड़ेगी। सो वी शुड बी अवेयर विथ और वी शुड बी अवेयर अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टैक्स इनवॉइस, या किसी भी टैक्स इनवॉइस के एक कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ मेजर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें पता होना जरूरी है। सो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा सोचिए, बिकॉज ये जो जवाब है ये आपको सोच के कॉमन सेंस से देना है और आप दे सकते हो। तो जैसे सबसे पहले ए में हम क्या कहेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे प्रोमिनेंट प्लेस पर देयर शुड बी मेंशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, कि भाई जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसका नाम तो लिखा होना चाहिए। तो वहां पे प्रोमिनेंट प्लेस पर यू शुड इंडिकेट दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज टैक्स इनवॉइस। तो आप एक प्रोमिनेंट प्लेस पर या अप्रोप्रिएट जगह पर इंडिकेट कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये क्या है, टैक्स इनवॉइस है। फिर इसके आगे क्या आएगा, नेम ऑफ सप्लायर, तो जो भी सप्लायर है उसका नाम आएगा। फिर एड्रेस ऑफ सप्लायर, तो जो भी सप्लायर है उसका एड्रेस भी आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर। देन सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो GSTIN ऑफ सप्लायर, कि भाई सप्लायर का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या GSTIN है वो भी आना चाहिए। तो नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ठीक है, तो ये तो सप्लायर का आ गया। सिमिलरली रिसिपिएंट का भी आएगा, तो हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है ना, तो जो आपका रिसिपिएंट है उसका नाम। उसके बाद अगर एड्रेस अवेलेबल है रिसिपिएंट का तो उसका एड्रेस, सो एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट। देन रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और GSTIN ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है ना, तो रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या GSTIN का वो भी होना चाहिए अगर अवेलेबल है तो। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स,
तो जो गुड्स आप लोग दे रहे हो उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और अगर सर्विसेज है तो उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। देन क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हो, राइट। उसके बाद में क्वांटिटी एंड रेट, कि भाई गुड्स का पर्टिकुलर रेट कितना है। फिर जीएसटी का रेट एंड अमाउंट। उसके बाद टोटल अमाउंट या टोटल इफ एनी, वो भी हम जनरली देंगे, बराबर है। फिर डेट भी होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे इनवॉइस नंबर भी होना चाहिए कि भाई ये इनवॉइस नंबर क्या है, बराबर है। उसके बाद में उस पे सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशंस होने चाहिए अंडर द जीएसटी लॉ, so on and so forth. तो these are some contents what we call in a common sense. इसके आगे कुछ और चीजें भी हम लिख सकते हैं या कुछ और बातें भी हम लिख सकते हैं, बट उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। बट इतना मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन में या इन जनरल अगर ऐसा कुछ इजी वाला क्वेश्चन आ गया जिसे हम कहते हैं बोनस अगर आ गया एग्जाम में, तो हम उसे छोड़े नहीं, या हम उसे अच्छे से लिख कर आए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक बार कंटेंट को देख भी लेते हैं शांति से, ठीक है। सो नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटी आईएन ऑफ द सप्लायर, अ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट्स एक्सेट्रा। तो इनवॉइसेस जो होने चाहिए वो सीरियल नंबर होने चाहिए। डेट ऑफ इट्स इशू, नेम एड्रेस एंड जीएसटी आईएन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। यूआईएन क्या है, इसको हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वी आर गोइंग टू स्टडी इट लेटर ऑन। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट अलोंग विद डिलीवरी एड्रेस, ठीक है ना। और स्टेट कोड वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है ना। देन HSN कोड ऑफ गुड्स और अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज, तो ये एक वर्ड लिख लेते हैं हम, ये आपको पता भी होना चाहिए दैट यू नीड HSN कोड ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए कौन सा कोड है, देखिए अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज। अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज। अब जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर ये HSN कोड या अकाउंटिंग कोड क्या है, तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोडिंग की सिस्टम है। दिस इज प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोडिंग सिस्टम। सो HSN, दिस HSN वर्ड स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सर ये क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। जैसे आप लोगों का अपना कुछ एक यूनिक नाम है, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम होगा झिंगालाला, किसी का नाम होगा हुलुलू, आप में से किसी का नाम होगा रमेश, किसी का होगा सुरेश, जो भी नाम होगा, तो ये नाम से आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। सिमिलरली जो गुड्स है उनको गुड्स का आइडेंटिफिकेशन होने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं HSN कोडिंग सिस्टम। इसमें क्या है, हर एक टाइप ऑफ गुड्स को एक यूनिक नंबर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई रॉ मटेरियल है, लेटेस्ट से रॉ मटेरियल X है, उसको एक यूनिक नंबर दे दिया गया है। मान लेते हैं स्टील रॉड्स या मेटल रॉड्स, उसमें स्टील रॉड को एक अलग नंबर दिया गया है, आयरन के रॉड्स को अलग नंबर दिया गया है, गोल्ड को अलग नंबर दिया गया है, डायमंड को अलग नंबर दिया गया है, सो दैट उस पर्टिकुलर नंबर से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सा है और उसके ऊपर टैक्स इफ एनी कितना लगेगा। तो अगर वो गुड्स से रिलेटेड है तो उसको हम HSN कोड कहते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसको हम अकाउंटिंग कोड कहते हैं, जो देना जरूरी है इन द स्पेसिफाइड केसेस, ठीक है। तो HSN कोड और अकाउंटिंग कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, क्वांटिटी इन द केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट्स और यूनिक क्वांटिटी कोड देयर ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्काउंट और अबेटमेंट इफ एनी, रेट ऑफ टैक्स भी आपको देना जरूरी है।
देन अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, तो उसमें आपको सीजीएसटी का ब्रेकअप अलग देना पड़ेगा, एसजीएसटी का ब्रेकअप अलग देना पड़ेगा, आईजीएसटी या कुछ और तो उसका भी अलग ब्रेकअप देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है तो उसका डिक्लेरेशन, तो हमने वहां पे डिक्लेरेशन वर्ड एक यूज किया है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, अगर इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो तो डिजिटल सिग्नेचर, मैन्युअली दे रहे हो तो नॉर्मल अपना मैन्युअल सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि अगर आपको कंटेंट के ऊपर सवाल आया तो आपको लिखते आना चाहिए। अब आते हैं मैनर ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, कि भाई इनवॉइस को इशू करना है तो हम उसको किस तरीके से इशू करेंगे और इन हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉपीज वी आर गोइंग टू और वी आर सपोज टू इशू द इनवॉइस। सो फॉर गुड्स इनवॉइस इज टू बी इशूड इन ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट मतलब इट इज टू बी इशूड इन 3 कॉपीज, राइट। तो गुड्स के केस में इनवॉइस इज टू बी इशूड इन ट्रिप्लिकेट मींस इट इज टू बी इशूड इन द 3 कॉपीज, ठीक है। तो ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या है, 3 कॉपीज में हमने इशू करना है, बराबर है। गुड्स के केस में इनवॉइस, उसमें से जो ओरिजिनल रहेगा वो रेसिपिएंट के लिए रहेगा, डुप्लीकेट कॉपी जो रहेगी वो ट्रांसपोर्टर के लिए रहेगी और थर्ड कॉपी जो रहेगी वो सप्लायर के अपने पास खुद के लिए रहेगी। इन द केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस इज टू बी इशूड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। अब ये तो कॉमन सेंस है, सर्विसेज का लोकेशन 1 से लोकेशन 2 के तरफ ट्रांसपोर्टेशन तो होने वाला नहीं है, तो जो ट्रांसपोर्टर की जो कॉपी है उसका करना क्या है हमको। बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुड्स के लिए इनवॉइस 3 कॉपीज में इशू करते हैं, ओरिजिनल जाता है रिसिपिएंट को, डुप्लीकेट कॉपी जाती है ट्रांसपोर्टर को और ट्रिप्लीकेट कॉपी रहती है सप्लायर के अपने पास। और सर्विसेज के केस में इट इज टू बी इशूड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल गोज टू द रिसिपिएंट एंड डुप्लीकेट इज फॉर सप्लायर। और आप जो भी इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, वॉट एवर इनवॉइसेस यू आर इशूड दे शुड बी सीरियली नंबर्ड। तो आप जो भी इनवॉइसेस इशू कर रहे हो वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए और आपको आपके इनवॉइस की नंबरिंग की सीरीज जीएसटीआर 1 में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रिटर्न है उसमें इंडिकेट करना या उसमें मेंशन करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स हमने यहां पर देखे जो हमें पता होने चाहिए। उसमें हमने क्या कहा, मैनर ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस में हमने क्या क्या चीजें देखी, हमें याद रखना है कि फॉर गुड्स एज फार एज गुड्स आर कंसर्न, तो जो आपको इनवॉइस इशू करना है, सो योर इनवॉइस शुड बी इन ट्रिप्लिकेट, मतलब वो 3 कॉपीज में होना चाहिए, राइट। और ये ट्रिप्लिकेट कैसे बनता है, तो ये कैसे बनता है आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको लिखते आना चाहिए। तो इसमें ओरिजिनल, जो ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी है यानी मेन कॉपी है, ये किसके लिए होती है, दिस ओरिजिनल इज फॉर रिसिपिएंट, ठीक है। जो डुप्लीकेट होती है उस इनवॉइस की कॉपी यानी कार्बन कॉपी डुप्लीकेट वाली, दिस डुप्लीकेट इज फॉर ट्रांसपोर्टर, कि भाई जो ट्रांसपोर्टर है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनवॉइस का उसके लिए रहेगी ये। और जो ट्रिप्लिकेट होगी यानी कि जो थर्ड कॉपी होगी, so this third copy or triplicate will be kept by the supplier for his records, बराबर है। तो देखिए हमने देखा है ओरिजिनल इज फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट इज फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट इज फॉर द सप्लायर, ठीक है। तो दिस इज फॉर द गुड्स, तो ये हुआ हमारे गुड्स के लिए। फॉर सर्विसेज, इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर सर्विसेज, तो सर्विसेज के केस में आपका जो इनवॉइस है वो कितने कॉपीज में हो सकता है,
it will be in duplicate or double copies. और इसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से रहेगा कि भाई ओरिजिनल जो ओरिजिनल इशू हो रहा है वो किसके लिए रहेगा, रिसिपिएंट के लिए रहेगा, जो सर्विसेज का रिसिपिएंट है उसके लिए रहेगा, और जो आपकी डुप्लीकेट कॉपी है इट विल बी फॉर सप्लायर, कि भाई एज अ सप्लायर आपके पास में भी एक कॉपी होनी चाहिए, तो डुप्लीकेट विल बी फॉर सप्लायर। तो सर्विसेज के केस में देखिए ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए या हमको लिखते आनी चाहिए। वो क्या कहते हैं हम अभी हम उनको इंडिकेट कर देते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने क्या कहा कि पहला कि आप जो इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, आप जो इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, तो योर इनवॉइसेस शुड बी सीरियली नंबर्ड। ठीक है, सो जो भी आप नंबरिंग की सीरीज यूज कर रहे हो उस सीरीज में आपकी इनवॉइसेस शुड बी सीरियली नंबर्ड। दूसरा, सीरीज ऑफ इनवॉइस must be informed to डिपार्टमेंट और इन्फॉर्म रखते हैं से कि जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट है उनको आपकी इनवॉइसिंग की जो भी सीरीज आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं 2021 का इनवॉइस है तो आपने लिखा 2021 देन 01, 2021 02 फिर 03, ऐसे आपकी सीरीज है। या फिर आप बोल रहे हो ABC1, ABC2, ABC3, तो आप अपनी सीरीज कैसे भी यूज कर सकते हो, उसमें आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, ओनली नंबर्स भी यूज कर सकते हो, डैश कॉमा कुछ भी यूज कर सकते हो। तो दैट सीरीज शुड बी, जो भी आप सीरीज यूज कर रहे हो इट शुड बी इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट। और एट द सेम टाइम यू कैन यूज मल्टीपल सीरीज एज वेल। मल्टीपल सीरीज इज अलाउड। ठीक है, तो मान लेते आपने कहा कि मुंबई लोकेशन के लिए एक सीरीज है, फिर नागपुर लोकेशन के लिए दूसरी सीरीज है, या पूना लोकेशन के लिए तीसरी सीरीज है। सो यू कैन यूज मल्टीपल और डिफरेंट सीरीजेस ऑफ इनवॉइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द क्वेश्चन इज दैट दे शुड बी सीरियली नंबर्ड एंड ऑल दीज डेटा और ऑल दीज इंफॉर्मेशन should be informed or indicated or mentioned in your GSTR, यानी कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स रिटर्न में आपको ये सारा डेटा और सारा इंफॉर्मेशन इंडिकेट या मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पता रहे ना कि आपकी इनवॉइसिंग की सीरीजेस क्या है, आप कैसे इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, कितने इनवॉइसेस इशू कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक टर्म आता है रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस मतलब क्या, आपने पहले एक इनवॉइस इशू किया था, यू इशूड वन इनवॉइस अर्लियर, नाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज दैट इनवॉइस, यानी एक ओरिजिनल इनवॉइस या ओल्ड इनवॉइस के जगह पर आप एक नया इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ रिवाइज्ड इनवॉइस और न्यू इनवॉइस। अब इनवॉइस रिवाइज कब हो सकता है या कैसे हो सकता है, या इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने क्या कहा, अ रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as prescribed in the
and in such manner as prescribed in the invoice rules, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him. ठीक है. This provision is necessary as person who becomes liable for registration has to apply for registration within 30 days of becoming liable for registration. When such an application is made within the time period and registration is granted, the effective date of registration is the date on which the person becomes liable for registration. Thus, there would be time lag between the date of grant of certificate of registration and effective date of registration. तो उसके लिए ये जरूरी है. Now ये क्या है? What is this and why it is? तो बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया है ना, ये पैराग्राफ आपके हमने रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर से पिक किया है. रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये कंटेंट फिर से आएगा. बट दिस पैराग्राफ गिव्स यू रीजंस फॉर दिस प्रोविजन. ये जो प्रोविजन है इसके लिए ये पैराग्राफ क्या आपको दे रहा है? रीजन दे रहा है. रीजंस ऑफ हैविंग दिस रिवाइज्ड इनवॉइस का विद इन 1 मंथ वगैरह का ये है. बेसिकली व्हाट डज द रूल सेज कि मान लेते हैं कि आप 2 अप्रैल को यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. 2 अप्रैल को आपका जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना जो टर्नओवर है वो क्रॉस कर दिया या आपने कोई ऐसी चीज को हिट कर दिया कि आप नाउ यू आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ. जैसे ही ये इवेंट ट्रिगर होगा, द मोमेंट दिस पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर्स, इसके बाद आपके पास में 30 डेज का टाइम है. कितने डेज का टाइम है? 30 डेज का. आपके पास में 30 दिन का टाइम लिमिट है टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ. सो मान लेते हैं 2 अप्रैल को यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ और आफ्टर 2 अप्रैल यू अप्लाइड, लेटर से 4 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन किया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल भी गया. बट योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डेट जो आपने किया या फिर आपको इफेक्टिव जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है इट वाज ऑन 2 अप्रैल. अब उसके बाद में जो भी आपने इनवॉइसेस इश्यू किए होंगे उसमें जीएसटी का कंप्लायंस क्या करेंगे? बिकॉज यू कैन नॉट चार्ज जीएसटी अनलेस यू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. 2 अप्रैल को यू आर ड्यू फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. 4 अप्रैल को आपने अप्लाई कर दिया. मान लेते 6 अप्रैल को आपको सर्टिफिकेट मिला. फिर 2 अप्रैल से 5 अप्रैल या 6 अप्रैल तक के जो ट्रांजैक्शन है उसमें जीएसटी का क्या करेंगे? तो इन पीरियड के लिए आप लोग क्या करोगे? रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे. फॉर दिस पीरियड यू कैन इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस. Therefore, what we say, a revised invoice can be issued within 1 month from the date of issuance of certificate of registration. यानी जब आपको certificate of registration आ जाएगा उसके बाद में within 1 month a revised invoice can be issued. तो हमने क्या कहा? So what we are trying to tell you regarding revised invoice, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं. So let us study regarding revised invoice. तो हमने क्या कहा? revised invoice can be issued within 1 month from revised invoice can be issued within 1 month from the date of issuance of certificate of registration. So from the date of issuance of certificate of registration. तो आपको ये 1 मंथ का क्राइटेरिया याद होना एमसीक्यू के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए कि भाई इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद में 1 महीने के अंदर में हम रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हैं. उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द रीजन इन जनरल. ठीक है.
तो इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर या फिर यूआईएन। ये वर्ड का मतलब क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म। सो हमने भी क्या वर्ड यूज किया है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूआईएन। यूनिक आइडेंटिटी नंबर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यूआईएन। नाउ ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर यानी कि यूआईएन क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये किसको इशू किया जाता है, टू हुम इट इज इशू, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसका पर्पस भी बताता हूं कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टू हुम इट इज इशू, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूआईएन इज इशूड टू एनी specialized agency of the United Nations organization or any multilateral financial institution and organizations those are notified under United Nations Privileges and Immunities Act 1947 या फिर consulate or embassy of a foreign countries and any other notified person। मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूआईएन इज इशूड टू various bodies of United Nations organization और फॉरेन एम्बेसीज, बराबर है। देखिए एम्बेसीज को भी मिलता है ये, एक्सेट्रा। इन लोगों को ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, नंबर मिलता है। अब इन लोगों को क्यों मिलता है ये? वाई इट इज गिवन टू देम, उसका रीजन भी आपको आगे दिया है। वाई इट इज गिवन टू देम? This unique identification number is used for claiming GST refund, right? So क्यों ये दिया जाता है? It is used for claiming or it is used to claim GST refund। अब मतलब क्या है इसका? और सर ये क्या चीज है? ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब मान लेते हैं एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों का कोई एक प्रोजेक्ट या कोई एक स्कीम या कोई एक कैंप इंडिया में चल रहा है। अब वो करने के लिए इनको बहुत सारे लोगों की सर्विसेज लेनी पड़ेगी या बहुत सारा गुड्स प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर उनको जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा। बट इनको अंडर यूनाइटेड नेशंस इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज एक्ट के तहत या किसी और लॉ के तहत दे आर सपोज टू क्लेम एंटायर जीएसटी अमाउंट एज रिफंड, या जीएसटी लॉ में भी ऐसे रूल्स है कि वो लोग रिफंड मांग सकते हैं। ऑब्वियसली यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है या फॉरेन एम्बेसी है, तो उसके बहुत सारे अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस भी होते हैं। तो इन लोगों को रिफंड इजीली मिले या इन लोगों को सेपरेटली आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि भाई ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है या वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका फाइल अगर गवर्नमेंट के पास में आता है या कोई जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर या एम्प्लॉय के पास में आता है, तो उसको फटाफट प्रोसेस करके उनका रिफंड विद इन टाइम इशू कर देवे उनको। तो टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स और टू सेपरेट देम फ्रॉम जनरल सप्लायर्स, उनको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि GSTIN के जगह पर UIN इशू किया जाता है। तो स्पेसिफिकली सर व्हाट इज UIN? तो सर UIN इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर which is issued to bodies of United Nations organizations or financial institutions of United Nations organizations or embassies etc. so that they can claim GST refund। तो वो लोग जो भी जीएसटी भर रहे हैं उनका रिफंड उनको इजीली मिल जाए, इसलिए उन लोगों को हम UIN यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करते हैं। अब यहां तक के तो हो गया पूरा इनवॉइस का सारा पंगा, UIN वगैरह सब कुछ हो चुका है। बहुत सारी चीजें सर हमने पहले ही पढ़ी थी, तो हमने नया क्या पढ़ा? बिल ऑफ सप्लाई, ये वर्ड भी हमने पहले ही सुना है। नया क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, बस छोड़ो, जो चिंटू पिंटू जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो हमको ध्यान में रखना है, सो दैट इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है थियरी में या ऑब्जेक्टिव में या किसी और जगह पर हम उसको ठीक से सॉल्व कर पाए। अब हम बढ़ते हैं फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो बिल ऑफ सप्लाई ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बिल ऑफ सप्लाई? तो सबसे पहली बात,
बिल ऑफ सप्लाई इज सिमिलर टू जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। सो बिल ऑफ सप्लाई इज सिमिलर टू जीएसटी इनवॉइस, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इनवॉइस इशू करते हो उसी के जैसा बिल ऑफ सप्लाई, बट डिफरेंस ये है दैट बिल ऑफ सप्लाई, योर बिल ऑफ सप्लाई डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट, bill of supply does not contain any tax amount as the seller cannot charge any GST to the buyer। यानी अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं जहां पे सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड और इज नॉट सपोज टू चार्ज एनी टैक्स इन द इनवॉइस, तो वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई कब इशू किया जाता है, जब आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, बिकॉज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज में टैक्स का कुछ लेना देना नहीं होता है, या फिर जब आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते या दे नहीं सकते, तभी भी आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, तो एक अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी अगर हमें समझनी है, व्हेन वी कॉल इट कि सर if we want to understand कि सर bill of supply and tax invoice, ये जो हम दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है या क्या मीनिंग है, तो हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे when supplier cannot charge GST on transaction, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में as a supplier you are not required to charge GST or you cannot charge GST, in this particular situation अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो you are supposed to issue bill of supply, ठीक है। तो जब एज अ सप्लायर यू कैन नॉट चार्ज जीएसटी ऑन द इनवॉइस और ट्रांजैक्शन, और यू आर नॉट रिक्वायर्ड और यू आर नॉट सपोज टू चार्ज जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर सपोज टू इशू बिल ऑफ सप्लाई, और इसके एग्जाम्पल है ए एग्जेम्प्टेड सप्लाई, यानी आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या सर्विसेज कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, या फिर बी सप्लाई बाय कंपोजिशन डीलर, अगर आप ऐसे सप्लायर हो जो कंपोजिशन स्कीम में है या कंपोजिशन डीलर है, तो फिर उसे भी क्या इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। अगर आपको बिल ऑफ सप्लाई देखना है तो आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लीजिए जो एमएससीबी या आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दिया है, as we know इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसके टॉप पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई क्यों लिखा है, क्योंकि वो सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। और सर जब जीएसटी चार्ज करना है, व्हेन जीएसटी इज टू बी चार्ज्ड, और उसका क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं, सो व्हेन जीएसटी इज charged or it is to be charged or GST is required to be charged on a particular transaction, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट यू आर सपोज टू इशू इज टैक्स इनवॉइस इज इशू। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे, टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, ठीक है। तो ये हो गया है। तो जहां पर सर जीएसटी चार्ज नहीं करना है, या व्हेन जीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी चार्ज, या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम कंपोजिशन डीलर है, तो सर हम क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई।
और जहां पे जीएसटी चार्ज करना है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, वहां पर हम क्या इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे. बट what if single transaction contains taxable and exempt supplies. मतलब क्या होगा अगर एक किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी है. लेट अस से आप किसी शॉप में गए, ठीक है, वहां से आपने दो प्रोडक्ट्स परचेस किए, एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी. ए एग्जेम्प्ट है, बी टैक्सेबल है. तो ए एग्जेम्प्ट है तो उसके लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई मिलेगा, और बी टैक्सेबल है तो उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस मिलेगा. लेकिन वो सप्लायर क्या करेगा, जहां पे सिंगल ट्रांजैक्शन में टैक्सेबल भी चीज है और एग्जेम्प्ट भी चीज है, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, you can issue in this particular situation, you can issue invoice कम bill of supply. तो इस सिचुएशन में आप क्या इशू कर सकते हो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो. तो आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करो जिसके टॉप पे लिखा रहेगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. तो जो टैक्सेबल है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करो और जो एग्जेम्प्ट है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज मत करो. सो इट विल बी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. एक डॉक्यूमेंट में आपके दोनों के दोनों काम हो जाएंगे और यू कैन कंप्लीट बोथ द थिंग्स, आप दोनों का कंप्लायंस कर पाओगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द बिल ऑफ सप्लाई. अब आगे कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई. अब अगेन सेम थिंग विल बी रिपीटेड कि जो टैक्स इनवॉइस का कंटेंट है वही कंटेंट बिल ऑफ सप्लाई का भी आएगा. कंटेंट विल बी सेम, राइट. तो इसके ऊपर हमें ज्यादा पीएचडी तो करनी नहीं चाहिए. एक जगह पर एक कॉमन सेंस वाला कंटेंट अगर हमें पता है तो हम वही कंटेंट यूज कर सकते हैं हमारे टैक्स इनवॉइस में भी, हमारे बिल ऑफ सप्लाई में भी, हमारे रिसिप्ट वाउचर में भी, या हमारे किसी और चीज में भी. ठीक है. सो कॉमन सेंस यूज करके हम इसका जवाब देंगे. चलिए तो हम लोग बिल ऑफ सप्लाई का कंटेंट देख लेते हैं. अब जब हम बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो इनवॉइस के जो कंटेंट होते हैं मेजरली वही कंटेंट रहेंगे. द सेम कंटेंट विल बी यूज्ड फॉर बिल ऑफ सप्लाई एज वेल. डिफरेंस क्या रहेगा कि जहां पर इनवॉइस बनाना है, जैसे मान लेते हैं कि हमें अभी टैक्स इनवॉइस इशू करना है, तो वहां पर हम प्रोमिनेंट प्लेस पर कहेंगे दैट इट इज अ टैक्स इनवॉइस. And then date, serial number, name, address, GSTIN, description and all those things will go. बिल ऑफ सप्लाई में प्रोमिनेंट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, दैट इट इज बिल ऑफ सप्लाई. और बाकी के सारे कंटेंट तो इसमें सेम रहेंगे. सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जो जीएसटी चार्ज करना है वो चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड फॉर द ट्रांजैक्शंस वेयर जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड. तो कंटेंट उतना ही रहेगा, जो वेरिएशन है बस उसको आपको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली आपको उसको आंसर में लिख देना है कि ये कंटेंट होगा, दिस विल बी प्लेस्ड लाइक दिस. तो चलिए बिल ऑफ सप्लाई के लिए क्या क्या आएगा, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर वो आएगा पूरा. ठीक है. अगेन इट शुड बी कंसेक्यूटिवली सीरियली नंबर्ड, और उसमें आप स्पेशल की या कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो. किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये यूनिक रहेगा तो भी चलेगा, which is allowed in invoices as well. Date of issue, name, address, GSTIN and UIN if registered of the recipient, HSN code of the goods, accounting code of the services, description of goods or services or both, value of supply रहेगा, goods और services और both, discount if any वो रहेगा, signature या फिर digital signature रहेगी उसके अंदर. So these details will be same. There are some other details as well या other points as well
which we need to be careful regarding invoices as well as bill of supply or some other things. Let us try to understand what are these other contents or other details. तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा, एन इनवॉइस और अ बिल ऑफ सप्लाई need not be issued if the value of the supply is less than rupees 200. Invoice or bill of supply is not to be issued if the value of supply is less than rupees 200. अब इसका मतलब क्या है? अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा एक छोटा कोई ग्रोसरी का या लाइक दिस कोई एक मेरा छोटा शॉप है, ठीक है, और यहां पर डेली बेसिस पर अनरजिस्टर्ड पर्संस आकर चिंटू पिंटू रुपीज का कुछ ट्रांजैक्शन करके जाते हैं, लेट अस से 20 रुपीज का या फिर 10 रुपीज का या फिर 100 रुपीज का या फिर 199 रुपीज का। अब इन सब छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर मैं इनवॉइस इशू करते बैठूंगा तो मैं बिजनेस कब करूंगा? व्हेन आई एम सपोज टू डू और सपोज टू कंडक्ट द बिजनेस। तो हमें कहा कि इफ what is said to us, if the value of supply is less than rupees 200, अगर 200 रुपए के नीचे का मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर है तो देयर इज नो नीड टू इशू स्पेसिफिक इनवॉइस फॉर दिस। इन दैट टर्न व्हाट इज जनरली डन, एक जनरल प्रैक्टिस क्या है, पूरे डे का ये जो छोटे ट्रांजैक्शंस है इसका एक टोटल किया जाता है और इसका टोटल करके एक कंसोलिडेटेड एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में हम पास कर देते हैं और इसका जीएसटी लायबिलिटी भी हम क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। जीएसटी नहीं है ऐसा नहीं है, जीएसटी तो चार्ज करना ही है, वो रिकवर भी करना है कस्टमर से और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट भी करना है। देयर इज नो रिलैक्सेशन एज फार एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज कंसर्न, बट रिलैक्सेशन इज गिवन फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब इनवॉइस इश्यू मत करो, जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच कुछ इश्यू नहीं है। फिर आगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। सबसे बड़ा और सबसे एसेंशियल इंपॉर्टेंस क्या टैक्स इनवॉइस का, कि भाई आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपके पास में टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या कोई और डॉक्यूमेंट होना जरूरी है या नेसेसरी है। आपके लिए ये एक प्रूफ भी है आपके ट्रांजैक्शंस का, आप क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसका ये एक प्रूफ है, प्लस ऑडिट ट्रेल भी है एंड सम अदर इंपॉर्टेंस एज वेल। जनरलाइज वे में आप लिख सकते हो कि पक्का ट्रांजैक्शन है उसका ये एक प्रूफ है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड नहीं होगा अगर इनवॉइस हर जगह पर रिक्वायरमेंट है तो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अंडर जीएसटी tax invoice is an essential document for the recipient to avail the input tax credit. A registered person cannot avail input tax credit unless he is in possession of tax invoice or a debit note. GST is chargeable at the time of supply and invoice is important indicator of the time of supply. So ये content हम क्यों पढ़ रहे हैं? We are studying this because अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस और व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ टैक्स इनवॉइस, तो हमें उसका जवाब लिखते आना चाहिए, ठीक है। देन रिसिप्ट वाउचर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, ये क्या है? अब मान लेते हैं कि हमें एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ एक ऑर्डर मिला, ठीक है, और ये जब ऑर्डर मिला तो हमने कहा कि आप हमें थोड़ा एडवांस दे दीजिए। तो जब आपको एडवांस रिसीव होगा, सो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस आप इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते हो, तो आपको इसका एडवांस का एक रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा जहां पर आप कहोगे कि मुझे इतने रुपए का एडवांस मिला है, और अगर एडवांसेस पे जीएसटी डिस्चार्ज करने की कोई रिक्वायरमेंट है या लाइबिलिटी है जो कि सर्विसेज में मोर अप्रोप्रिएट वे में एप्लीकेबल रहेगा, तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस you are supposed to discharge the GST liability. So a receipt voucher on receipt of advance payment is to be issued. On receipt of advance payment receipt voucher is to be issued, ठीक है। और जब आपको एडवांस मिला उस समय अगर जीएसटी का रेट इज नॉट डिटरमिन्ड और यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई रेट ऑफ जीएसटी,
तो फिर आप इन दैट केस जीएसटी विल बी डिस्चार्ज एट द रेट ऑफ 18%. If the rate of tax is not determinable at the time of receipt of advance, same may be taxed at the rate of 18%. And if the nature of supply is not determinable, same shall be treated as interstate supply. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर आपको एडवांस मिलेगा, so if you are receiving advance, so if advance is received by you, ठीक है, तो जब आपको एडवांस मिलेगा तो ये एडवांस के लिए आप लोगों को यू आर सपोज टू इशू रिसिप्ट वाउचर इज टू बी इशूड. जब आपको एडवांस मिलेगा तो एडवांस के समय आप लोग रिसिप्ट वाउचर इशू करोगे. और जब आपको एडवांस मिला एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, इफ जीएसटी रेट is not identified or determinable, आपको जीएसटी का रेट पता नहीं है एडवांस जब मिला उस समय, देन चार्ज जीएसटी at the rate of 18%. And along with this, if you are unable to determine, नेचर ऑफ सप्लाई, आपको नेचर ऑफ सप्लाई क्या है या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि सर ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जब आपको एडवांस मिला उस समय, देन इन सच केस, ऐसे सिचुएशन में ट्रीट इट एज इंटर स्टेट सप्लाई. आप उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानो और इंटर स्टेट सप्लाई मानकर आईजीएसटी चार्ज कर लो. ठीक है, तो ये जो एडवांस मिलने के समय के जो भी हमारे कैलकुलेशंस है या ये जो भी प्रोविजंस है, ये हमें याद रखना जरूरी है. अगर क्वेश्चन आया तो हमें वो लिखते आना चाहिए, बिकॉज ये जनरलाइज प्रोविजंस नहीं है. एंड वेयर एनी एडवांस इज टू बी रिफंडेड और रिटर्न, अब मान लेते हैं आपने सप्लाई ही नहीं किया या एडवांस मिलने के बाद में अपना कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया. सो वेयर एनी एडवांस और पेमेंट इज रिफंडेड, सेम शुड बी अकम्पाइंड बाय अ रिफंड वाउचर. सो इफ दिस एडवांस इज टू बी रिटर्न और रिफंडेड, तो उसके लिए आपको क्या इशू करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर भी एक रिसिप्ट में मेंशन करना पड़ेगा या इशू करना पड़ेगा. पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज शुड इशू इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर. मतलब अब मान लेते हैं कि आपकी लाइबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो एज अ रिसिपिएंट यू आर सपोज टू डिस्चार्ज और पे द जीएसटी. तो रिसिपिएंट जब जीएसटी भरेगा तो वो तो जब पेमेंट करेगा वो भी एक हमारा इंसिडेंस है टाइम ऑफ सप्लाई का, जिसके बेसिस पर हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं और जीएसटी भरने की लायबिलिटी बुक करते हैं. तो इफ योर लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देन एज अ रिसिपिएंट यू आर सपोज टू इशू इनवॉइस एंड द पेमेंट वाउचर. ठीक है, सो ये एडवांस में हम लोग एक और पॉइंट ऐड करेंगे. So what we will say? We will say if advance is returned or refunded, अगर आप एडवांस को रिटर्न करते हो या रिफंड करते हो, then
In such a situation, refund voucher is to be issued. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या इशू करोगे? रिफंड वाउचर इशू करोगे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इफ यू हैव लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई लाइबिलिटी है, इफ यू हैव लाइबिलिटी इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उस केस में कैसे होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी है तो हम क्या करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबने क्या कहा? इफ लाइबिलिटी, if you have liability under RCM, अगर आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी है तो आपको क्या करना है? इन दिस केस और इन सच सिचुएशन यू आर सपोज टू इशू पेमेंट वाउचर एंड कॉन्सिक्वेंट उसका इनवॉइस भी। ठीक है, ये आपको इशू करना पड़ेगा इफ यू हैव अ लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये भी हमें याद रखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं हम क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के पास में। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब ये जो हम बात कर रहे हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के बारे में, तो इसका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव और अकाउंटिंग एंगल हमें डिस्कस नहीं करना है, राइट? सो बेसिकली यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब इशू की जाती है। कुछ एग्जांपल्स ट्रांजैक्शंस के, अगर परचेस और सेल्स रिटर्न है तो इस केस में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कर सकते हैं हम। अगर लो क्वांटिटी आई देन ऑर्डर, अगर एक्सेस और लेस बिलिंग होता है तो, और देयर आर सम अदर ट्रांजैक्शंस एज वेल ऑन विच और फॉर विच क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इज इशूड। ये कुछ उसके एग्जांपल्स हो गए। तो इसका अकाउंटिंग एंगल, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हमें देखना नहीं है। व्हाट वी आर मोर कंसर्न अबाउट इट कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, या कब तक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू हम कर सकते हैं। So, हमने क्या कहा? देखिए, व्हाट वी हैव सेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूड सच अ क्रेडिट नोट हैज टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड, राइट? सो अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपको उसके डिटेल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे इन द मंथ ड्यूरिंग विच यू हैव इशूड सच क्रेडिट नोट, बट नॉट लेटर देन, यानी ये जो बट नॉट लेटर देन के आगे का जो पीरियड है वो भी हमें ध्यान रखना है कि सर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जनरली इशू कब तक की जाएगी, या उसका टाइम लिमिट क्या है। वो ये है, सितंबर of the following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing the relevant annual return whichever is earlier। ठीक है, तो जो हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी फॉर क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिमिलर टाइम लिमिट यहां पर भी है। तो हमने क्या कहा? सो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अगर आपका इश्यू हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपको करना है प्रोवाइड details in your GST return, that is आपका जो GSTR है उसमें आप डिटेल्स फाइल करो, बट नॉट लेटर देन, यानी जो टाइम लिमिट है फॉर इश्यूएंस और सबमिटिंग दिस डिटेल्स आर, ये डिटेल्स आपको याद रखनी है।
क्या डिटेल्स है? ए सितंबर फॉलोइंग end of financial year in which सप्लाई वॉज मेड, यानी जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने सप्लाई किया था, जिसके लिए आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद का सितंबर का जो भी रिटर्न है, मान लेते हैं आपने सप्लाई किया है 18-19 में, तो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में आपने सप्लाई किया था, इसके बाद का सितंबर यानी कि सितंबर 2019 का जो आपका जीएसटीआर है, दैट इज द डेट, मतलब 20 अक्टूबर आप डेट पकड़ सकते हो, जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी पढ़ी थी। और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier। तो ये दो डेट से whichever is earlier, this is what is our time limit and that is what we are supposed to follow or keep in mind। ठीक है। कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस और रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, अब इसके भी कंटेंट क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? अगर डेबिट नोट है तो हम प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखेंगे दैट इट इज अ डेबिट नोट, अगर क्रेडिट नोट है तो प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखेंगे दैट इट इज अ क्रेडिट नोट, रिवाइज टैक्स इनवॉइस है तो प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखेंगे दैट इट इज अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये तो चेंज होगा। दूसरा, अगर डेबिट नोट इश्यू कर रहा है तो हम लिखेंगे दैट दिस पर्टिकुलर डेबिट नोट इज इशूड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर दिस, यानी कौन से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में आपने डेबिट नोट इशू किया है, या कौन से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है, तो आप उसका मेंशन करोगे कि ये डेबिट नोट इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में है, या फिर ये क्रेडिट नोट इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में है, या फिर ये रिवाइज्ड इनवॉइस इस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में है, और उसके अप्रोप्रिएट जो भी आपने चेंजेस वगैरह की है या जो भी आपने मॉडिफिकेशंस की है, आप उसका कंटेंट दे दोगे वहां पे। बाकी का तो सब सेम रहेगा, नेम, एड्रेस, डेट, दे शुड बी सीरियली नंबर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो कंटेंट सेम ही रहना है हमारे पास, बराबर है। तो हमने क्या कहा? कंटेंट्स ऑफ द रिवाइज टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, द वर्ड रिवाइज टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट शुड बी इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली, name and address and GSTIN of the supplier, nature of document, they should be consecutively serially numbered, और आप यूनिक नंबरिंग रख सकते हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, नेम, एड्रेस एंड GSTIN और यूआईएन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और इफ द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, वो जो उसका एड्रेस है वो भी रहेगा, ठीक है, सीरियल नंबर रहेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी, ठीक है ना, सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीके से आपको इसके भी कंटेंट देने जरूरी है। तो यहां पर आपका ये जो इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन का जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट होता है। अब आपको इसमें ये जो भी कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा है या हम लोगों ने देखा है, ये आपको पता होना जरूरी है। दिस मस्ट बी नोन टू यू। अब सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या इन पर्टिकुलर कंटेंट्स के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? सो व्हाट नेचर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर दैट क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, मे बी मैच द पेयर, मे बी ट्रू एंड फॉल्स, मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक्सेट्रा 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 भी हो सकता है, और क्वेश्चन कैन बी डिस्क्रिप्टिव। जहां पर आपको पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये हुआ तो क्या करेंगे, वो हुआ तो क्या करेंगे, एक्सेट्रा। एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट क्या हो सकती है क्वेश्चंस की? जैसे ए
they can specifically ask you what is the time limit or due date for issue of invoice, आपको ये पूछ सकते हैं। और इसमें भी दे कैन आस्क यू सेपरेटली फॉर गुड्स एंड सेपरेटली फॉर सर्विसेज, या फिर इन दोनों को मिलाकर भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमको, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। दूसरा, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, या फिर डेबिट नोट, या फिर क्रेडिट नोट, या फिर रिसिप्ट वाउचर और रिफंड वाउचर, या फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस एक्सेट्रा। इसके कंटेंट भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक टैक्स इनवॉइस का या बिल ऑफ सप्लाई का या डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक्सेट्रा 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 इनका एक फॉर्मेट दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करो या एरर्स फाइंड आउट करो, ये भी पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन बिल ऑफ सप्लाई, कि भाई बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है, कैसे इशू करना है, इसके कंटेंट क्या रहेंगे, इसके ऊपर भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। या फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या रिसिप्ट वाउचर या फिर रिफंड वाउचर के ऊपर भी आपको सवाल पूछ सकते हैं कि ये कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, है ना। इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है ना। और दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन द मिसलेनियस टॉपिक्स एज वेल और मिसलेनियस एरियाज एज वेल, ठीक है ना। फिर चाहे वो इसका टाइम लिमिट हो इशू करने का, या फिर आपका HSN कोड हो, या फिर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं क्या, इसमें ट्रू एंड फॉल्स रहने दो, और सम अदर थिंग्स एज वेल। In short, what you are supposed to do, you are supposed to know the content and everything. कितने रुपए के ऊपर इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है, या कब इनवॉइस इशू नहीं किया तो भी चलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। HSN के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क एनीथिंग रिलेटिंग टू दिस चैप्टर। You must be aware about this chapter and you must be able to reproduce whatever we have studied. So on this particular note, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ध्यान से सारा कंटेंट एंड ऑल दोस थिंग्स आप रीड कीजिए और प्रिपेयर कीजिए थियरी, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए। सो वी एंड दिस ईयर। थैंक यू।